Our next topic is making chemical information more informative. मतलब केमिकल इन्फॉर्मेशन और ज्यादा इन्फॉर्मेटिव कैसे बना सकते हैं, उस केमिकल इक्वेशन से और ज्यादा इन्फॉर्मेशन कैसे ले सकते हैं। फिजिकल स्टेट ऑफ द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। सबसे पहले रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की फिजिकल स्टेट के बारे में बताइए। आपको पहले बताया था मैंने कि फिजिकल स्टेट में क्या आएगा, सॉलिड, लिक्विड और गैस। यहाँ पे भी ये बता रहा है कि सॉलिड स्टेट इज इंडिकेटेड बाय द सिंबल एस, लिक्विड स्टेट इज इंडिकेटेड बाय द सिंबल एल और एक्वस सॉल्यूशन इज इंडिकेटेड बाय द सिंबल ए क्यू। एक्वस सॉल्यूशन वो होता है सॉल्यूशन इन वाटर, मतलब सॉल्यूशन को किसमें डालना, वाटर के अंदर डालना, उसको हम बोलते हैं एक्वस सॉल्यूशन। गैसी स्टेट को हम रिप्रेजेंट करते हैं जी से। और यहाँ पे जो फिजिकल स्टेट्स हैं, फिजिकल स्टेट्स आर नॉट इंक्लूडेड इन द केमिकल रिएक्शन। मतलब फिजिकल स्टेट को हम केमिकल रिएक्शन के अंदर इंक्लूड नहीं करते जब तक इसको उस रिएक्शन में, जब तक वहां पे उसको स्पेसिफाई ना करा जाए। ये फिजिकल स्टेट आप जितनी भी रिएक्शन करोगे आपको कहीं पे भी ऐसे लिखा नहीं होगा एस एल ए क्यू जी, मतलब जब तक इसको स्पेसिफाई नहीं करेंगे, मतलब जब तक इसको कहा नहीं जाएगा स्पेसिफाई करना है, तब तक हम इसको स्पेसिफाई नहीं करेंगे। फिजिकल स्टेट्स आर नॉट इंक्लूडेड इन द केमिकल रिएक्शन अनलेस इट इज नेसेसरी टू स्पेसिफाई देम। जब तक हमें इसको स्पेसिफाई करने की जरूरत नहीं पड़ेगी तब तक हम इसको रिएक्शन के अंदर स्पेसिफाई नहीं करेंगे। जैसे हमारे पास रिएक्शन गिवन है ZnS, एस का मतलब क्या, जिंक के सॉलिड स्टेट में, H2SO4 के एक्वस स्टेट में। एक्वस का मतलब क्या है, सॉल्यूशन इन वाटर, मतलब सल्फ्यूरिक एसिड को किसमें डाला गया है, एक्वस स्टेट में। ये हमारे पास गिव राइज टू जिंक सल्फेट। जिंक सल्फेट भी किसमें मिल रहा है, एक्वस स्टेट में, और साथ में क्या बन रहा है, वाटर। वाटर यहाँ पे क्या है, गैस। दिस इक्वेशन इज मोर इन्फॉर्मेटिव। ये ज्यादा इन्फॉर्मेटिव क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमें हर एक सब्सटेंस की स्टेट्स के बारे में पता लग रहा है कि वो सॉलिड स्टेट में, लिक्विड में, गैसेज में या फिर एक्वस स्टेट में। बिकॉज इट टेल अस दैट द फिजिकल स्टेट ऑफ द वेरियस सब्सटेंस, क्योंकि ये हमें क्या बता रहा है, उसकी फिजिकल स्टेट के बारे में बता रहा है कि Zn सॉलिड है या एक्वस क्या है, इसके अंदर लिक्विड क्या है। द इनसोल्यूबल, आगे स्टार डाल के पॉइंट गिवन है, द इनसोल्यूबल प्रोडक्ट। इनसोल्यूबल प्रोडक्ट का मतलब है कि वो सब्सटेंस जो उस रिएक्शन के अंदर सोल्यूबल नहीं हुआ, मतलब बच गया, जो सोल्यूबल नहीं है। द इनसोल्यूबल प्रोडक्ट दैट इज प्रेसिपिटेट इज शोन बाय द एरो और पीपीटी। पीपीटी का मतलब है प्रेसिपिटेट। यहाँ पे कि जो इनसोल्यूबल प्रोडक्ट है हम उसको एरो की हेल्प से या फिर पीपीटी की हेल्प से शो करेंगे। जैसे यहाँ पे रिएक्शन गिवन है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गिव राइज टू कैल्शियम कार्बोनेट प्लस H2O। यहाँ पे क्या, ये एक्वस है, ये गैस है और ये सॉलिड है, ये लिक्विड है। यहाँ पे लिखा है व्हाइट प्रेसिपिटेट। यहाँ पे हम एरो डाल के मेंशन भी कर सकते हैं। यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट के क्या बन रहे हैं, प्रेसिपिटेट बन रहे हैं। प्रेसिपिटेट का मतलब ये है कि जब हम रिएक्शन करेंगे ये सब्सटेंस हमारे पास बच जाएगा, मतलब ये सब्सटेंस ना इवेपोरेट होगा ना डिसोल्व होगा, सिर्फ एक तरह से बच जाएगा ये सब्सटेंस। एरो का मतलब है वो सब्सटेंस हमारे पास बच गया, इनसोल्यूबल सब्सटेंस है, इसलिए इसको बोला गया प्रेसिपिटेट। सेकंड है हीट चेंज ड्यूरिंग द रिएक्शन। नाम से पता लग रहा है हीट चेंज। हीट चेंज का मतलब क्या होगा, वो कूल होगा या फिर उसका टेम्परेचर बढ़ेगा या फिर उसका टेम्परेचर कम होगा। टेम्परेचर बढ़ने का मतलब है कूल होगा और टेम्परेचर इंक्रीज होने का मतलब है वो कहीं ना कहीं हीट को एब्जॉर्ब कर रहा है। ऑन द बेसिस ऑफ द हीट के बेसिस पे टू टाइप्स की रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक। एक्सोथर्मिक के अंदर क्या होता है, जिस रिएक्शन के अंदर हीट इवोल्व होती है तो उस रिएक्शन को बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन, और वो रिएक्शन जिस रिएक्शन के अंदर हीट एब्जॉर्ब होती है उस रिएक्शन को बोलते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। दोबारा देखते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन वो होती है जिस रिएक्शन में हीट को एब्जॉर्ब किया जा रहा है, सॉरी हीट को इवोल्व किया जा रहा है। और एंडोथर्मिक में क्या होता है, जिस रिएक्शन के अंदर हीट को एब्जॉर्ब किया जा रहा है। एक्सो का मतलब क्या होता है, बाहर निकलना, एंडो का मतलब क्या होता है, एब्जॉर्ब करना। दोज रिएक्शन इन विच द हीट इज इवोल्व्ड आर नोन एज द एक्सोथर्मिक रिएक्शन। वो रिएक्शन जिस रिएक्शन में हीट क्या हो रही है, बाहर निकल रही है। एक्सो का मीनिंग क्या होता है, बाहर निकलना। वो रिएक्शन जिसमें हीट बाहर निकलती है उसको बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आता है डिफाइन एक्सोथर्मिक रिएक्शन विद एन एग्जांपल, या फिर डिफाइन एंडोथर्मिक रिएक्शन विद एन एग्जांपल। तो हमें हर एक रिएक्शन के बारे में उसका एक एग्जांपल से याद करना है कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन का एग्जांपल क्या होगा, जब कार्बन और ऑक्सीजन को हीट करेंगे, जब कार्बन ऑक्सीजन को कंबाइन करेंगे तो क्या बनेगी, कार्बन डाइऑक्साइड, और साथ में क्या निकलेगी, हीट निकलेगी। तो इस रिएक्शन के अंदर हीट बाहर निकल रही है, इसलिए इसको बोलेंगे एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ओके, द नेक्स्ट, द बर्निंग ऑफ कार्बन इन द ऑक्सीजन इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। जब हम कार्बन को हमने यहाँ पे क्या किया, बर्न किया ऑक्सीजन की हेल्प से, तो हमें क्या मिली, कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिली, और साथ में क्या हुई, कुछ न कुछ हीट निकली। बिकॉज हीट इज इवोल्व्ड इन दिस रिएक्शन इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। इस रिएक्शन के अंदर क्या हो रही है, हीट इवोल्व हो रही है। हीट इवोल्व होने का मतलब है हीट बाहर निकल रही है, इसलिए इसको बोला गया एक्सोथर्मिक रिएक्शन। इज इंडिकेटेड बाय द राइटिंग हीट प्लस हीट एनर्जी और एनर्जी एज द प्रोडक्ट ऑफ द इक्वेशन। क्या मीनिंग है इसका, कि प्रोडक्ट की साइड पे जो अगर मैंने राइट किया हीट या एनर्जी राइट किया या फिर हीट एनर्जी राइट किया, तो इन तीनों सब्सटेंस से पता लगा कि उस रिएक्शन के अंदर क्या हो रही है, हीट
निकल रही है, मतलब वो रिएक्शन कौन सी है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। जैसे हमारे पास एग्जांपल गिवन है, मीथेन को हमने बर्न किया ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, मतलब ये एग्जांपल ऐसे आ सकता है बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन ऐड हो रही है, ऑक्सीजन ऐड होने का मतलब है इसको बर्न किया गया है ऑक्सीजन की हेल्प से। तो यहाँ पे नेचुरल गैस को बर्न किया गया है, नेचुरल गैस कौन सी, मीथेन, मीथेन का फॉर्मूला क्या, CH4, और उसको ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न किया गया है, तो हमारे पास क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर प्लस हीट एनर्जी। मतलब जब इसको मीथेन को कार्बन ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न करेंगे तो हमारे पास क्या निकलेगी, हीट एनर्जी निकलेगी। क्लियर। आगे नेक्स्ट रिएक्शन है, दैट इज द मोस्ट इंपोर्टेंट रिएक्शन। इसके ऊपर एक एनसीईआरटी के अंदर क्वेश्चन भी है, ग्लूकोज वाले रिएक्शन के ऊपर, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। यहाँ पे क्या लिखा है, ऑल द कंबशन रिएक्शन, क्या मतलब है, जितनी भी कंबशन रिएक्शन है वो सारी की सारी एक्सोथर्मिक है। कंबशन का मतलब क्या होता है, किसी चीज का जलना, और कोई चीज कब जलती है, जब उसमें क्या ऐड होती है, ऑक्सीजन ऐड होती है। मतलब हमने दो एग्जांपल पढ़े ऊपर कि नेचुरल गैस को जब हमने बर्न किया या फिर कार्बन को बर्न किया, किसके प्रेजेंस में बर्न किया, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, तो क्या मिल रही थी हमें, हीट एनर्जी मिल रही थी। मतलब कहीं ना कहीं हीट इवॉल्व हो रही है, इसलिए इसको बोला गया एक्सोथर्मिक रिएक्शन। नेक्स्ट है ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन, दैट इज द मोस्ट इंपोर्टेंट रिएक्शन है। जब ग्लूकोज हमारी बॉडी के अंदर जाएगा, जब हम फूड को इंटेक करेंगे तो हमारी बॉडी के अंदर फूड जाएगा, फूड का मतलब ग्लूकोज आएगा, तो वो ग्लूकोज हमारी बॉडी में ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा, तो क्या निकलेगी, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी, जिसको हमारी बॉडी एनर्जी को यूज कर लेगी। यहाँ पे ये बता रखा है रेस्पिरेशन इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। रेस्पिरेशन मतलब जब हम सांस ले रहे हैं, सांस लेने का मीनिंग है हमारे बॉडी के अंदर क्या जा रही है, ऑक्सीजन जा रही है, और वो ऑक्सीजन क्या कर रही है, हमारी बॉडी के अंदर जो फूड है उस फूड को ब्रेक डाउन कर रही है। ब्रेक डाउन करने के बाद क्या बन रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर प्लस एनर्जी, जिसको हमारी बॉडी एनर्जी को यूज कर लेगी। रेस्पिरेशन इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस बिकॉज ड्यूरिंग रेस्पिरेशन के टाइम पे क्या होगा, ग्लूकोज कंबाइन विद ऑक्सीजन इन द सेल्स, ग्लूकोज हमारी बॉडी के अंदर की सेल्स में ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हो जाएगा और क्या बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, अलोंग विद द प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी, और साथ में क्या रिलीज करेगा, कुछ ना कुछ एनर्जी रिलीज करेगा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एनसीईआरटी के अंदर क्वेश्चन भी है कि क्वेश्चन आता है बाय रेस्पिरेशन इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन, कि जो रेस्पिरेशन है वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्यों है, क्योंकि रेस्पिरेशन के टाइम पे क्या होगा, जो हमारी बॉडी के अंदर ग्लूकोज है वो ब्रेक डाउन हो जाएगा, किसमें ब्रेक डाउन होगा, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी में। ओके, इसमें हमने क्या पढ़ा कि ग्लूकोज हमारी बॉडी के अंदर कैसे ब्रेक डाउन होगा। हमें पता है कि राइस, पोटैटो, ब्रेड के अंदर क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है, और वो कार्बोहाइड्रेट किस में चेंज होगा, ग्लूकोज में चेंज होगा, और वो ग्लूकोज हमारी बॉडी के अंदर जाएगा और वो हमारी बॉडी के अंदर जाकर ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होगा, जिससे हमारी बॉडी को क्या मिलेगी, एनर्जी मिलेगी। ये एक स्पेशल टाइप की रिएक्शन है, इस टाइप को बोलते हैं रेस्पिरेशन रिएक्शन, मतलब ये रेस्पिरेशन रिएक्शन है जो हमारी बॉडी के अंदर होती है। अभी हमने पढ़ा एक्सोथर्मिक के बारे में, अब हम पढ़ेंगे एंडोथर्मिक के बारे में। एंडोथर्मिक का मतलब है जिसके अंदर हीट क्या हो रही है, एब्जॉर्ब हो रही है। दूसरी रिएक्शन इन विच द हीट इज एब्जॉर्ब, वो रिएक्शन जिसके अंदर कहीं ना कहीं हीट एब्जॉर्ब होती है, उस रिएक्शन को बोलते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। जैसे हमारे पास एग्जांपल गिवन है N2 प्लस O2, जब नाइट्रोजन ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होगी और वो हीट के साथ हीट को क्या कर रही है, एब्जॉर्ब कर रही है, तो क्या बनेगा, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड। मतलब वो रिएक्शन जिसके अंदर हीट कहीं ना कहीं एब्जॉर्ब हो रही है, उस रिएक्शन को हम बोलते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। और यहाँ पे एग्जांपल गिवन है नाइट्रोजन प्लस ऑक्सीजन प्लस हीट, यहाँ पे हीट एब्जॉर्ब हो रही है, इसलिए इसको बोलते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। दिस रिएक्शन इज एन एंडोथर्मिक रिएक्शन बिकॉज हीट इज एब्जॉर्ब इन दिस रिएक्शन, क्योंकि इस रिएक्शन के अंदर क्या हो रही है, हीट एब्जॉर्ब हो रही है। एज और एन इंडिकेटेड रिएक्शन इज एन एंडोथर्मिक रिएक्शन इज इंडिकेटेड बाय राइटिंग। जैसे हमने वहां पे पढ़ा था कि हीट को या हीट एनर्जी को या फिर एनर्जी को हम कहाँ पे राइट करेंगे, प्रोडक्ट की साइड पे, और यहाँ पे हमें हीट एब्जॉर्ब हो रही है, इसलिए यहाँ पे इसको कहाँ राइट करेंगे, रिएक्टेंट की साइड पे। हीट एनर्जी और एनर्जी कैन बी रिएक्टेंट साइड ऑफ द इक्वेशन, यहाँ पे रिएक्टेंट की साइड पे राइट करेंगे। बस ये ध्यान रखना है कि एंडोथर्मिक है, एंडोथर्मिक में क्या होगी, हीट एब्जॉर्ब होगी, मतलब यहाँ पे हीट कहाँ पे आएगी, लेफ्ट साइड पे, और वहाँ पे हीट एब्जॉर्ब, वहाँ पे हीट इवॉल्व हो रही थी, इसलिए वहाँ पे हीट क्या आई, राइट साइड पे आई। क्लियर। दिस रिएक्शन इज ऑल द डिकम्पोजिशन रिएक्शन रिक्वायर एनर्जी। जितनी भी डिकम्पोजिशन रिएक्शन होती है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन का मतलब होता है कि किसी चीज का ब्रेक डाउन। जैसे एग्जांपल है वेजिटेबल मैटर, किसमें ब्रेक डाउन होती है, कंपोजिट में। कंपोजिट में ब्रेक डाउन होते हैं वेजिटेबल मैटर, तो वो किसका एग्जांपल है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन का। वेजिटेबल मैटर मतलब जो गोली सड़ी सब्जियां होती है वो ब्रेक डाउन होगी ऑक्सीजन की प्रेजेंस, मतलब वो कहीं ना कहीं हीट को अब्सॉर्ब करेगी, तो उसका क्या बनेगा, कंपोस्ट बनेगी, उसकी क्या बनेगी, फिर खाद बनेगी। ऑल द डिकम्पोजिशन रिएक्शन रिक्वायर एनर्जी, सारी की सारी डिकम्पोजिशन रिएक्शन को एनर्जी चाहिए, चाहे वो रिएक्शन हीट की फॉर्म में होगी, चाहे वो रिएक्शन लाइट की फॉर्म में होगी, चाहे वो रिएक्शन
इलेक्ट्रिसिटी की फॉर्म में। मतलब ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन आगे हम पढ़ेंगे कि वो हीट की प्रेजेंस में भी होगी, लाइट के प्रेजेंस में भी होगी और इलेक्ट्रिसिटी के प्रेजेंस में भी होगी। टू टेक्स प्लेस ऑल द डिकम्पोजिशन रिएक्शन आर एंडोथर्मिक रिएक्शन है। मतलब जितनी भी डिकम्पोजिशन रिएक्शन है वो सारी की सारी क्या होगी, एंडोथर्मिक रिएक्शन होगी, क्योंकि उस रिएक्शन के अंदर कहीं ना कहीं हीट क्या होगी, एब्जॉर्ब होगी। जैसे यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट प्लस हीट गिव राइज टू कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। जब कैल्शियम कार्बोनेट में हम हीट को एब्जॉर्ब कराएंगे तो ये कौन सी रिएक्शन हुई, एंडोथर्मिक। तो क्या बनेगा, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। द डिकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इज एन एंडोथर्मिक रिएक्शन बिकॉज हीट इज एब्जॉर्ब्ड इन दिस रिएक्शन। यहाँ पे जो कैल्शियम कार्बोनेट डिकम्पोज हो रहा है, डिकम्पोज का मतलब ब्रेक डाउन हो रहा है, वो इसलिए हो रहा है क्योंकि यहाँ पे इस कैल्शियम कार्बोनेट ने क्या किया, हीट को एब्जॉर्ब कर लिया है। हीट को एब्जॉर्ब करने से क्या हो गई, ये ब्रेक डाउन हो गया। क्लियर। फोटोसिंथेसिस इज एन एंडोथर्मिक रिएक्शन। फोटोसिंथेसिस वाली जो रिएक्शन होगी वो एंडोथर्मिक है बिकॉज सनलाइट एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस बाय द ग्रीन प्लांट्स। ये रिएक्शन जस्ट अपोजिट है किसका, जो हमारी हमने रेस्पिरेशन वाली रिएक्शन पढ़ी थी, बिल्कुल जो उसका अपोजिट है। जो उसमें प्रोडक्ट था वो उसके अंदर क्या बन जाएगा, रिएक्टेंट बन जाएगा। 6CO2 प्लस H2O प्लस हीट। मतलब जो प्लांट्स होगा वो कार्बन डाइऑक्साइड लेगा, कहाँ से लेगा, एटमोस्फेयर से लेगा। और एटमोस्फेयर से जो कार्बन डाइऑक्साइड लेगा उसके बाद वो क्या लेगा, वाटर लेगा। वाटर कहाँ से लेगा, रूट से लेगा। और जो हीट होगा वो कहाँ से लेगा, सनलाइट से। तो क्या प्रोडक्ट बनेगा, C6H12O6 ये प्रोडक्ट बनेगा और साथ में क्या निकलेगी, ऑक्सीजन निकलेगी। प्लीज इसको बैलेंस कर लेते हैं हम। यहाँ पे कार्बन 6 है, यहाँ पे भी कार्बन 6 है, और यहाँ पे 12 और 6 18 6 और यहाँ 4 10, यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे ऑक्सीजन भी बैलेंस होगी, देख रहे हैं कि ऑक्सीजन 12 है, यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हैं, 6 ए रही और 12 बी। ऑक्सीजन कितनी होगी, 18 होगी। मतलब यहाँ पे हमने क्या देखा कि प्लांट्स ने कार्बन डाइऑक्साइड को लिया एटमॉस्फेयर से, वाटर को लिया रूट से, और हीट को लिया सनलाइट से। जब प्लांट्स ने हीट को ऑब्जॉर्व किया, हीट को ऑब्जॉर्व करने का मतलब है एंडोथर्मिक कोई रिएक्शन, तो क्या प्रोडक्ट बनेगा, वो फूड बनाएगा। वो कहाँ पे बनाएगा, क्लोरोफिल के अंदर फूड बनाएगा, C6H12O6 जिसको हम बोलते हैं ग्लूकोज। और साथ में क्या रिलीज करेगा, ऑक्सीजन रिलीज करेगा, जिसको हमारी बॉडी इनटेक कर लेगी। नेक्स्ट है रिएक्शन कंडीशन। रिएक्शन कंडीशन मतलब है कि वो रिएक्शन कितने टेम्परेचर पे हो रही है, कितने प्रेशर पे हो रही है। द रिएक्शन कंडीशन सच एज द टेम्परेचर, प्रेशर और प्रेजेंस ऑफ द कैटलिस्ट। कैटलिस्ट का मतलब वो ये होता है कि वो कैटलिस्ट जो रिएक्शन की स्पीड को बढ़ाएगा या फिर स्पीड को कम करेगा। द रिएक्शन कंडीशन सच एज द टेम्परेचर, प्रेशर और प्रेजेंस ऑफ द कैटलिस्ट आर इंडिकेटेड अबव और बिलो द एरो। मतलब चाहे वो टेम्परेचर हो, प्रेशर और कैटलिस्ट हो, वो एरो के ऊपर आएगा या फिर एरो के नीचे आएगा। जैसे यहाँ पे 300 ATM है, ATM का मतलब है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर एरो के ऊपर बताया गया। 300 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, ये भी एरो के ऊपर बताया गया। और जो कैटलिस्ट है वो एरो के नीचे बताया गया। ऐसा नहीं कि कैटलिस्ट को हमेशा नीचे लिखना है या प्रेशर और टेम्परेचर को हमेशा ऊपर लिखना है, मतलब कहीं मर्जी लिख सकते हैं। इसमें सब कुछ बता रखा है, टेम्परेचर के बारे में, प्रेशर के बारे में भी और कैटलिस्ट के बारे में भी। मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन की रिएक्शन होगी 300 एटमॉस्फेरिक प्रेशर में और 300 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे। और ये हमारा क्या है, जिंक ऑक्साइड प्लस क्रोमियम हाइड्रेट, ये क्या इसका कैटलिस्ट है। और हमारे पास क्या प्रोडक्ट बनेगा, मिथेनॉल। क्लियर, मिथेनॉल प्रोडक्ट बनेगा। दिस रिएक्टेंट इज पास ओवर द कैटलिस्ट। यहाँ पे जो रिएक्टेंट है उसको कैटलिस्ट से पास करवाया गया। कंसिस्टिंग ए मिक्सचर ऑफ द जिंक ऑक्साइड। उसमें कौन कौन सा मिक्सचर है, जिंक ऑक्साइड का प्लस क्रोमियम ऑक्साइड का, ZnO प्लस CrO3 हीटेड टू ए प्रेजेंस ऑफ 300 डिग्री सेल्सियस। और यहाँ पे जब इसको हीट किया गया, किसके प्रेजेंस में हीट किया गया, 300 डिग्री सेल्सियस की प्रेजेंस में। क्लियर। और यह रिएक्शन मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ ऊपर, 6 कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस सनलाइट मतलब एनर्जी, क्या बनेगा, ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन। द कंडीशन फॉर द अबव रिएक्शन ऑफ द फोटोसिंथेसिस टू टेक्स प्लेस। अभी किसकी प्रेजेंस में रिएक्शन हो रही है, सनलाइट और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में। क्लियर। नेक्स्ट है नेचर ऑफ द रिएक्शन। उस रिएक्शन का नेचर कैसा होगा, नेचर का मतलब ये कि वो रिएक्शन रिवर्सेबल है या नहीं। रिवर्सेबल का मतलब क्या होगा, हमें पता है कि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट तो बन जाएगा, बट हमें ये नहीं पता कि वो प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बनेगा या फिर नहीं बनेगा। रिवर्सेबल ऐसा हर एक किसी भी पॉसिबल नहीं होगा। कुछ रिएक्शन रिवर्सेबल होती है, कुछ रिएक्शन रिवर्सेबल नहीं होती। रिवर्सेबल रिएक्शन इट मीन्स द रिएक्शन अकरिंग इन बोथ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड डायरेक्शन। जो रिएक्शन है वो दोनों डायरेक्शन में हो रही है, फॉरवर्ड में भी और बैकवर्ड में भी। इज रिप्रेजेंटेड बाय पुटिंग द डबल हेडेड एरो। और उसको कैसे हम रिप्रेजेंट करेंगे, डबल हेडेड एरो लगा देंगे। डबल हेडेड एरो का मतलब है एक एरो ऊपर आ जाएगा, एक एरो नीचे आ जाएगा।
मतलब इससे क्या पता लगा, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनेगा, प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बनेगा। डबल हेडेड एरो का मतलब ये होगा कि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है, प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बनेगा। क्लियर। हमने यहाँ पे क्या पढ़ा, इसकी 4 पॉइंट पढ़े हमने। फर्स्ट पॉइंट पढ़ा उसके फिजिकल स्टेट के बारे में कि सॉलिड को एस से रिप्रेजेंट करेंगे, लिक्विड को एल से और एक्वस को ए के, और गैसेस को जी से। सेकंड पार्ट में हमने पढ़ा कि कैसे किसी रिएक्शन के अंदर हम टेम्परेचर को चेंज करवा सकते हैं, एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक के बारे में हमने पढ़ा। और थर्ड पॉइंट में हमने पढ़ा रिएक्शन की कंडीशन के बारे में कि वो कितने डिग्री टेम्परेचर पे होगी, उसमें प्रेशर कितना होगा या फिर उसके अंदर कैटलिस्ट क्या डलेगा। और फोर्थ होगा नेचर ऑफ रिएक्शन की वो रिएक्शन की नेचर ऑफ रिएक्शन में हमने क्या पढ़ा कि वो डबल हेडेड एरो डाल के उससे पता लगेगा कि वो रिएक्शन क्या है, रिवर्सिबल है या फिर नहीं है। क्लियर। थैंक यू।